वेलकम टू डेली फैक्ट। इंडियन इकोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में, प्लस साथ में हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो वो मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई लेता है उनको भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जो वेरियस टूल्स रहते हैं आरबीआई के पास, जिस तरह से वो जो है वो लिक्विडिटी को जो है वो मार्केट में मैनेज करता है, तो वो सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस प्लस कुछ टर्म्स भी जो है वो हम देखेंगे रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी। ये टर्म्स एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट जो है वो पहले पूछी गई है, तो दैट मीन्स फ्यूचर में आने के चांसेस भी रहते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस क्लास है उसमें डिस्कस किया था जीडीपी के बारे में। जीडीपी यानी कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ कंट्री इन 1 ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उसको जीडीपी कहते हैं। प्लस एक पॉइंट आपको जीडीपी से पहले याद रखना है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिड। ग्रॉस वैल्यू एडिड, ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब क्या हो गया कि एक पेन को बनाने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, ये सभी इंक्लूड होती है, इन सभी को ऐड किया जाता है और टोटल जो बनता है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिड। जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया जाता है। जीडीपी में डेप्रिसिएशन को जब हम बात करते हैं ना ग्रॉस की, तो ग्रॉस का मतलब होगा यहां पर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर रहे हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है, एक्सक्लूडिंग किस किस को यहां पर नहीं एक्सक्लूड किया जाता। एक तो इलीगल गुड्स, जो इलीगल तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज चल रही है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मशीन्स या जितने भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, जो कैपिटल्स लाइक अगर हम बात करते हैं मशीन्स हो गई या कोई और ऐसा प्रोडक्ट जिसको जो है वो हम क्या कर रहे हैं एज एन इंटरमीडिएट जो है वो यूज कर रहे हैं, मतलब उससे अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी वो किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। जैसे कि आयरन क्या हुआ, आयरन ओर हुए ना, तो आयरन ओर को तो हम यूज नहीं करते, हम तो फाइनल कोशिश करते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट सच एज लाइक पेंशन हो गया या स्कॉलरशिप हो गई, ये सभी भी इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं होती है। और उसके बाद गुड्स जो कि आउटसाइड द टेरिटरी जो है वो बेचे जाते हैं, गुड्स दैट सेल आउटसाइड द टेरिटरी, ये भी हमारी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा। डोमेस्टिक में सिर्फ हम वही बात करेंगे जो हमारी टेरिटरी के अंदर जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो चल रहे हैं। देन उसके बाद हमने बात करी थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। नेट का मतलब क्या हो गया, जब हम ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन को हम जीडीपी ग्रॉस से बाहर निकाल रहे हैं तो वो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन उसके बाद जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम जब नेशनल की बात कर रहे हैं ना, तब हम पूरे वर्ल्ड को भी यहां पर काउंट करेंगे। तो नेशनल की अगर हम जब बात करते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम इंक्लूड कर रहे हैं जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड में हमने कल एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि जीएनपी में हम क्या करते हैं, जीडीपी में जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करेंगे तो वो जीएनपी बन जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर हम एक कंसेप्ट और समझेंगे जो हमने कल भी समझा था, लेकिन आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है कि जो इनकम हमारे भारतीय लोग बाहर हैं, जैसे कि इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो अराउंड 3.4 जो है वो बिलियन जो है वो 3.4 मिलियन बाय जो है वो अभी जो है वो बाहर है। ठीक है, हमारे भारतीय लोग जो बाहरली कंट्रीज में अब्रॉड काम कर रहे हैं वो वहां पर जो इनकम अर्न कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर जो फॉरेनर्स है, यहाँ पर जो फॉरेनर्स है उनके पास जो इनकम आ रही है वो जो यहाँ पर इनकम अर्न कर रहे हैं, इन दोनों को माइनस करके जो है वो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड निकाली जाती है। अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड पॉजिटिव है तब तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो उसको सबट्रैक्ट करेंगे। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए पहली कंडीशन बनाते हैं जब पॉजिटिव है, भारतीय जो है वो 100 रुपए बाहर अर्न कर रहे हैं और जो यहां पर फॉरेनर है वो 50, तो टोटल कितना हुआ इसमें से 50, तो यहां पर 50 जो है वो ऐड हो जाएगा। ये तो होगी पहली कंडीशन। प्लस माइनस, ये वाला कंसेप्ट पता है ना ब्रैकेट का, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये तो दूसरे कंसेप्ट में अप्लाई होगा। लेकिन यहां पर ये प्लस है, यानी कि 50 प्लस क्या है तो प्लस 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 ही होगा। ये पहला कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है यहां पर, दूसरा कंसेप्ट ये है कि मान लो कि जो नेट इनकम जो हम ये कह रहे हैं कि जो फॉरेनर यहां पर है उनकी इनकम है 100 रुपए, लेकिन जो इंडियंस है जो अब्रॉड में है उनकी इनकम है 50 रुपए।
अब यहां पर भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएंगे माइनस के 50, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर फिर जीडीपी में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकलेगा। समझ आ गया? ओके, देन उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जब भी बात आती है नेट की तो हमें याद रखना है हम डेप्रीशिएशन को बाहर निकाल रहे हैं, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रीशिएशन को बाहर निकाल देते हैं और प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर यहां पर जीडीपी में हम कह सकते हैं कि जीडीपी में हमने नेट इनकम, जो हमारी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको हमने ऐड कर दिया और डेप्रीशिएशन को हमने बाहर निकाल दिया, तो वो हमारे पास नेट नेशनल इनकम आ जाएगी। फिर उसका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने बात करी थी, इसमें हम सब्सिडीज को ऐड करते हैं और इंटरेस्ट रेट या टैक्सेस को हम बाहर निकालते हैं। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस तभी आएंगे जब प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाएगा। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहां पर हम इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड करते हैं और सब्सिडीज को जो है वो बाहर निकालते हैं। ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा ऐसे, जीडीपी, ठीक है, अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे बात करें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कैसे निकलेगी, इसमें हम सब्सिडीज को ऐड कर रहे हैं माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड कर रहे हैं माइनस सब्सिडीज, फिर बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट वैल्यू निकलेगी। तो ये फार्मूला इस तरह से अप्लाई होता है। प्रोडक्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम जो है वो इस तरह से जो है वो कैलकुलेशन करते हैं कि हमें जो है वो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट लेवल पर निकालना है या फिर हमें जो है वो फैक्टर लेवल पर। समझ आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर दो ये वाला। ओके, देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, ठीक है, मार्केट और फैक्टर। एक प्रोडक्ट मान लेते हैं हम कोई, जैसे कि पेन है। अब पेन एक प्रोडक्ट है, हमने कहा कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है मार्केट प्राइस पे। अब हमें पता है कि मार्केट प्राइस पे सब्सिडीज को हम बाहर निकालते हैं, माइनस करते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट को हम ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो जीडीपी यानी कि जिसका प्राइस होगा उसमें से हम क्या करेंगे, उसको हम जीडीपी लिख देते हैं नॉर्मल, सिर्फ सिंपल, क्योंकि हम ब्रॉड लेवल पर चल रहे हैं, हम छोटे लेवल पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने पेन लिखा है। हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हम क्या करते हैं, सब्सिडीज को माइनस करेंगे और इंटरेस्ट पेमेंट को ऐड कर देंगे, तो ये निकल गई मार्केट वैल्यू इस पेन की। फिर उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हमें पता है हम सब्सिडीज को ऐड करते हैं और इंटरेस्ट जो पेमेंट्स है उसको माइनस करते हैं, तो ये तब हम इसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में आने से पहले की निकाल लेंगे। क्लियर? यस। अब उसके बाद एक टर्म आती है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब जो हमारा टारगेट रहेगा ना, अब हम थोड़ा पैसे की बात करनी शुरू कर देंगे। बहुत हो गया डेवलपमेंट डेवलपमेंट, अब पैसे पे चलते हैं। तो पैसा लिंक करता है डिमांड और सप्लाई के साथ, और जब इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई दोनों का एक बैलेंस बन जाए, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, जैसे कि पेन है, उसकी डिमांड भी सेम है, जैसे मान लीजिए 100 पेन की डिमांड थी और 100 की ही जो है वो सप्लाई हुई, तो दोनों बिक गए, तो एक बैलेंस आ गया, ना शॉपकीपर के पास स्टॉक रहा और ना ऐसा हुआ कि जिसको चाहिए था उसको ये लगा कि उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो जब ये बैलेंस होता है कि जितनी ज़रूरत है जितनी डिमांड करी थी उतनी सप्लाई मिल गई, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इकोनॉमी में जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल रहे, दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर के साथ लिंक करती है इकोनॉमी में, जो कि एक तरह से मेथड ऑफ प्रोडक्शन के भी पार्ट होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है तो उसके लिए हमारे पास एक ज़मीन होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। पहले होता ना कि यार हमें कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए हमें जो है वो ज़मीन चाहिए, तो पहला पॉइंट, हमें जो है वो एक ज़मीन चाहिए, ठीक है, उसको हम रेंट पे लेंगे।
हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं अपने घर से तो नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे एक जगह देखेंगे अच्छी, ठीक है, एक सुटेबल जगह ढूंढेंगे, फिर वहां का हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो याद रखना जमीन के साथ हमेशा रेंट आता है। फिर उसके बाद अब खुद तो काम नहीं करेंगे ना सारा का सारा, हम क्या करेंगे, लेबर्स वर्कर्स को हायर करेंगे। तो जब भी हम लेबर को हायर कर रहे हैं, वर्कर्स को हायर कर रहे हैं, तो हमें उनको वेजेस, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। फिर अब उसके बाद बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनके पास लाखों रुपए होते हैं लेकिन फिर भी वो लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो जब भी कैपिटल यानी कि पैसा भी चाहिए किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, और आप पैसे को खर्च करते हो, ठीक है, आपने कोई सामान खरीदा, आप रॉ मटेरियल लेकर आए, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कैपिटल जो है वो हमेशा इंटरेस्ट के साथ लिंक होकर चलती है। एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा प्रॉफिट, जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो हमेशा जो है वो अपना पहले प्रॉफिट ही देखेगा कि उसका प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं जो कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन के साथ लिंक करते हैं। ये आपको बिल्कुल बेसिक होता है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद बात करते हैं नेशनल इनकम की। अब हम बिल्कुल पैसे पर चलेंगे, बिल्कुल पैसे की बात करने वाले हैं, कहां पर पैसा ज्यादा होगा, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो क्या होने वाला है, मार्केट में पैसा कम है तो क्या होगा, पूरा हम यही डिस्कस करेंगे। अब नेशनल इनकम क्या होती है कि टोटल इनकम जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स इन अ गिवन ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है। ये मॉनेटरी वैल्यू होती है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, और ये 1 फाइनेंशियल ईयर ही होता है। इसको हम जीडीपी की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब 2 हम कंसेप्ट समझेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट का पार्ट रहते हैं, जीडीपी एट करंट ईयर और जीडीपी एट बेस ईयर। जब हम बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट ईयर, तो इसमें हम नॉमिनल जीडीपी, इसको हम नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, करंट ईयर पे जिस तरह से ग्रोथ चल रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रही है, उसके बिहाफ पे एक अनुमान लगा लेते हैं कि इस साल जो है वो हमारी जीडीपी ये रहेगी। ये जो है वो हमारी करंट स्टेट को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी इकोनॉमी में किस तरह से हर सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है, उसमें हर सेक्टर में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखी जा रही है। तो ये हो गया आपका करंट ईयर। जब और करंट ईयर पर जीडीपी कैलकुलेशन, या इसको नॉमिनल जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी एट बेस ईयर, बेस ईयर को कहते हैं रियल जीडीपी। ये रिफ्लेक्ट करता है रियल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि रियल एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो करी। तो पहले 2011 जो है वो 12 था, अभी शायद 2022-23 बेस ईयर हो गया, ठीक है। ऑफिशियली अभी शायद नहीं अनाउंसमेंट है, मे भी शायद यूनियन लेवल पर तो ये क्लियर है, बट लेकिन हमारा जो स्टेट लेवल पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो इकोनॉमिक सर्वे बजट है उसमें तो 2011-12 ही दे रखा है अभी भी। तो बेस ईयर पे हम क्या कह रहे हैं, बेस ईयर पे हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। यहां पे रियल जो है वो स्टेट, यानी कि किस तरह से जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअल में हो रही है, वो आपका रियल जीडीपी बताती है। एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा होती है, रियल जीडीपी कम होती है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि रियल जीडीपी जो है वो नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो। और ऐसा अभी जैसे अगर हम बात करें तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे बजट में रहता है कि हमारी जो जीडीपी है वो 9.4%, 9.5% रहेगी, लेकिन जब हम रियल जीडीपी पर पहुंचते हैं अगले साल, जब रिवाइज एस्टिमेट आते हैं तो पता चलता है कि वो 6.2, 6.4% इतनी ग्रो करी थी। तो ये डिफरेंस रहता है इनके बीच में। अब जो ये नेशनल इनकम है, ठीक है, जीडीपी वगैरह ये सब, इनको कैलकुलेट करने के 3 मेथड रहते हैं। एक रहता है इनकम मेथड, जब हम क्या करते हैं कि इनकम के बिहाफ पे कैलकुलेट करते हैं, इसमें वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट और रेंट वगैरह ये सभी इंक्लूड होता है। प्रोडक्शन लेवल पर अगर हम बात करें तो हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट एनुअल जो वैल्यू रहती है गुड्स और सर्विसेज की, जो भी प्रोड्यूस्ड होते हैं। प्रोडक्शन में क्या होता है, हम देखते हैं कि एग्रीगेट मतलब कितना जो है वो हमने जो है वो इनपुट करी, उसको फाइनली कैलकुलेट कर दिया जाता है। जैसे कि एक पेन को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, पेन को बनाने के लिए हमें उसके बाद जो है वो रिफिल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए। तो पूरा फाइनल जो रहता है ना सारा का सारा, कि हमने कहाँ पर कितना कितना पैसा किसके लिए खर्च किया, उन सभी को ऐड कर दिया जाता है। दैट इज योर प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद थर्ड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब फाइनल कंजप्शन स्पेंड बाय द फर्म और हाउस होल्ड। मतलब एक हाउस होल्ड लेवल पर हम बात कर रहे हैं कि वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसके बिहाफ पे भी जो है वो इनकम को कैलकुलेट किया जाता है नेशन वाइड।
अब नेशन वाइड कैसे किया जाता है इसको, जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है, उसमें हमने ये एवरेज डाटा कलेक्ट किया कि इस हाउस ने 1 लाख रुपए खर्च किया एक महीने का, फिर दूसरे घर का देखा कि उसने 2 लाख किया, तीसरे ने 3 लाख किया, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर एक एवरेज निकालेंगे। तो वो एवरेज जो है वो फिर आपकी नेशनल इनकम बन जाती है उन तीन, या फिर अगर बात करें तो उन तीनों की जब एक एवरेज इनकम बन जाएगी तो उसको हम बता सकते हैं कि बड़े लेवल पर इस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। तो ये 3 बेसिक जो मेथड रहते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे मनी और बैंकिंग सिस्टम के बारे में। अब बिल्कुल पैसे पर चलने वाले हैं, पैसा कितने तरह का होता है और कौन से पैसे की क्या वैल्यू है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, मनी और बैंकिंग सिस्टम दोनों आपस में लिंक करते हैं, दोनों के बिना जो है वो, ये दोनों के मतलब बैंकिंग सिस्टम के बिना मनी अधूरी है, और बैंक का भी कोई काम नहीं होगा अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, और मनी को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर बैंकिंग सिस्टम ना हो। सरकार क्या करती है, सरकार सिर्फ ये कह सकती है कि भाई पैसा नहीं रहा, ये नोट नहीं रहा अब, लेकिन वो नोट को चलाना, उसको सर्कुलेट करना इकोनॉमी में, वो बैंक का काम रहता है। आज भी अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम एकदम से क्या करते हैं, जाके बैंक में सेव कर देते हैं। अगर हमें पैसे चाहिए तो हम बैंक से लेकर आ जाते हैं। तो बैंकिंग जो सिस्टम, जो बैंक है ना, ये बैंक्स है, ये काम करते हैं मनी सर्कुलेशन का एक तरह से। अगर किसी जरूरतमंद को पैसा चाहिए तो बैंक बोलेगा यार लो, मेरे से लोन ले लो, तुम इंटरेस्ट पेमेंट देते रहना और पैसा चल जाएगा। वहीं बैंक्स आजकल ये भी कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट भी करो, और सेविंग के फॉर्म में भी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि अगर हम अपना पैसा सेव करके बैंक के पास रखते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है उसके ऊपर, बैंक उस पैसे को फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है आगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सिस्टम रहता है। मनी की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि पैसा एक ये मोड ऑफ पेमेंट है। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, हमें कोई भी सेटलमेंट करनी है, ठीक है, आजकल वो सब पैसे में होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई पेन खरीदा, तो उसके बदले हम ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके लिए ये काम कर देते हैं, आप हमें पेन दे दो, नहीं, हम बोलेंगे मैंने आपको 5 रुपए दिए, आप मुझे ये वाला पेन दे दो। दैट मीन्स मनी क्या काम कर रहा है, किसी भी सामान को खरीदने के लिए जो है वो हमें जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ मोड ऑफ पेमेंट है। लेकिन जब पैसा नहीं था उस टाइम पर भी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, तो वो होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए अब जरूरत होती थी, अब किसी पेन बनाने वाले पर्सन को चाहिए कि उसके पास एक कोई पर्सन आए, वो उसके साथ थोड़ा बहुत काम करवा दे, इन रिटर्न वो पेन दे देगा। अब जो एक बंदा है जिसको पेन की जरूरत है, तो वो उस पर्सन के पास जाएगा, वो बोलेगा मैं आपके साथ ये काम करवा देता हूँ, आपको जरूरत है, इन रिटर्न आप मुझे पेन दे दो। तो ये तो काम करवा कर हेल्प हो गई। दूसरा एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं कि एक पर्सन को चावल चाहिए थे, एक पर्सन को आटा चाहिए था। अब जो चावल उगा रहा था उसके पास चावल सरप्लस में थे, और जो जिसके पास आटा था उसको आटा सरप्लस में था। अब इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, एक को चावल चाहिए था, एक को आटा चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा एक दूसरे को, एग्रीमेंट साइन किया, डील साइन करी इन्होंने कि मैं तुझे आटा दे देता हूं, तू मुझे चावल दे दे। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम के बाद जब हम पैसे पर पहुंच गए, तो याद रखना कि शेरशाह सूरी ने पहली बार डिमोनेटाइजेशन करी है। सिल्वर, जिसको रुपया कहते हैं ना, कि जो मॉडर्न रुपया, वो शेरशाह सूरी जो है वो लेकर आया था। अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टाइप्स ऑफ मनी। ये मनी कितने तरह की होती है। एक होती है फुल बॉडीड मनी, ये टर्म बहुत ध्यान से समझना। फुल बॉडीड मनी जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, जिसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती है। जैसे मान लीजिए सिल्वर कॉइन। अब ये सिल्वर कॉइन है 100 रुपए का, इसके ऊपर मान लीजिए ये सिल्वर कॉइन रहा, और इसके ऊपर ऐसे 100 रुपये लिखा हुआ है। तो जब इसके ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ होगा ना, तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 100, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ होगा उसकी वैल्यू भी 100 रुपये ही होगी। 200 नहीं होगी, 400 नहीं होगी, 100 ही होगी, ना 50 होगी। तो जब फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखा है और जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम होगी, तो दैट इज फुल बॉडीड मनी। फिर उसके बाद है टोकन मनी। टोकन मनी में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मटेरियल यूज्ड। उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसके कंपैरिजन में फेस वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए ये 2000 का नोट है, अब तो नहीं रहा बेचारा, ठीक है, इसके ऊपर 2000 लिखा हुआ है।
आरबीआई ने कह दिया कि मैं धारक को 2,000 रुपये देता हूँ। अब ये इसकी वैल्यू 2,000 हो गई, ठीक है, लेकिन जिस कागज का ये बना है ना उसकी वैल्यू 10 रुपये भी नहीं होगी। तो जब फेस वैल्यू मटेरियल जो यूज हुआ है उससे ज्यादा है तो उसको बोलते हैं टोकन मनी। और फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, फेस वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम। मार्केट वैल्यू यानी कि जो ऊपर 2,000 ये लिखा हुआ है इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। देन उसको आता है फेट मनी, FIAT। फेट मनी एक लीगल टेंडर मनी होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लीगल टेंडर मनी होती क्या है, दोनों को एक साथ ही समझा देता हूं। फेट मनी और लीगल टेंडर मनी क्या होती है, जिसकी जो वैल्यू है ना वो सरकार निश्चित करती है। सरकार कहती है कि मैं धारक को 500 रुपए दे रही हूं। मतलब इन शॉर्ट जो आज के टाइम पे हमारे पास करेंसी है ना, आज के टाइम पे अगर हम किसी को 500 रुपए देते हैं तो वो कागज। अब कोई इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि सरकार ने उसको बैक किया है कि ये जो नोट है ये अगर 500 इसके ऊपर 500 लिखा है तो दैट मीन्स ये 500 रुपए है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फेट मनी एक लीगल टेंडर मनी होती है। लीगल मतलब इसको गवर्नमेंट ने बैक किया है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कानून के थ्रू। किसी को आपने 500 रुपए दिए और उसने कहा कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, वो अगर हमें रिश्तेदार देते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए मना करते हैं कि नहीं 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 रहने दो, फिर हम ले लेते हैं, फिर भी हम ले ही लेते हैं, हम फिर भी मना नहीं करते। तो इसको कहते हैं लीगल टेंडर मनी। क्यों, क्योंकि वो लीगली एक्सेप्टेबल है, वो कानून के थ्रू सपोर्ट हो रहा है। अगर हम किसी पर्सन को, किसी शॉपकीपर को 10 रुपए का नोट देते हैं, इनकेस लाइक वो एक एक्सेप्शन रहते हैं कि हमने सामान 50 रुपए का खरीद लिया और हम उसको दे 10 रुपए रहे हैं, लेकिन अगर हमने 10 रुपए का सामान खरीदा और हमने उसको 10 रुपीज ही दिए तो वो उसको मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोलेगा कि आप नहीं 10 नहीं भाई आप 20 रुपए दो। क्लियर हो गया? फेट मनी क्या होती है, टोकन मनी क्या होती है, फुल बॉडी मनी क्या होती है? यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूडियसरी मनी। ये ऐसी मनी है, ये ऐसा पैसा है, ठीक है, जो एक ट्रस्ट के नाम पे चलता है। मतलब विश्वास होना चाहिए, जो दे रहा है उसको भी और जो ले रहा है वो भी। जैसे चेक और क्रिप्टो करेंसीज। अब चेक में क्या होता है, ऐसे ब्लैंक पेपर होगा, ठीक है, उसमें ऊपर आपका नाम लिखा होगा और वहां पे ये लिखा होगा कि मैं इतने रुपीज जो हूं, जैसे कि मैं 10,000 रुपए जो है वो दे रहा हूं। अब वो 10,000 मैंने लिखा है, मेरा ट्रस्ट, जिसने उसको एक्सेप्ट किया वो उसका ट्रस्ट कि भाई इसने 10,000 अपने साइन करके दिए, तो इसको बोलते हैं फ्यूडियसरी मनी। क्रिप्टो करेंसीज भी इसका पार्ट होती है। इसमें दोनों पार्टीज का ट्रस्ट के बिहाफ पर जो है वो चलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल कहते हैं ना, हम पूछ लेते हैं ना पहले किसी को भी, अगर हमने पैसे देने होते हैं, भाई चेक में पेमेंट कर दे, चेक में चलेगी। अगर वो हाँ करता है तो ठीक, नहीं तो वो बोलता है भाई नहीं कैश चाहिए। तो उसको या तो उसको विश्वास नहीं है, ठीक है, वो जनरली तभी बोलेगा कि नहीं मुझे कैश चाहिए। कई लोग चेक में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब चेक में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसको इस टाइप ऑफ मनी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। 2016 की नोटबंदी तो सबको याद होगी, सबको लाइन में लगना पड़ा होगा, लेकिन उससे पहले भी डीमोनेटाइजेशन जो वो काफ़ी बार हो रखी थी। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो 1946 में हुई थी, ठीक है, आफ्टर लाइक जो ये इंडिपेंडेंस फेज होती है इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1,000 के नोट को सर्कुलेट किया था, प्लस जो 10,000 के नोट थे उनको डीमोनेटाइज कर दिया था। सरकार डीमोनेटाइजेशन में ये कहती है कि अब ये जो नोट है अब ये सिर्फ कागज रह गया और कुछ नहीं है, अब इसकी वैल्यू खत्म। 1978 में भी अगर हम बात करें तो 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया था। उसके बाद 2016 में अगर हम बात करें तो 500 रुपए का जो पुराना नोट था, 1,000 रुपए का जो नोट था, 1,000 का तो गया, 500 का भी जो पुराना नोट था वो भी गया। पर उसके बाद फिर 2,000 का नोट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको 2023 के अराउंड में जो है वो उसको भी वापस वो भी चला गया। तो अब सिर्फ मार्केट में 200 और 500 के नोट और 100 के नोट जो है वो बचे हैं, और 50 के, 10-20 भी है,
लेकिन मेन बड़े बड़े नोट की अगर हम बात करें तो बड़ा नोट अब सिर्फ 500 का है। तो ये डिमोनेटाइजेशन रहते हैं सिंपल रिगार्डिंग द मनी। ये जनरली तब किया जाता है, या तो ये कहा जाता है कि हम जो है वो ब्लैक मनी को भारत में वापस लेकर आएंगे, या फिर कोशिश ये की जाती है कि मनी सर्कुलेशन जो इलीगल वे में जो है वो मनी को जो यूज़ कर रहे हैं उसको रोका जाए। प्लस कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में पैसा नहीं होता, लोगों के पास पैसा बहुत पड़ा है, लोगों ने सेविंग करके रखा है पैसा, लेकिन लोग बैंक में भी सेव नहीं कर रहे, लोग अपने घरों में रख रहे हैं। तो जब लोग अपने घरों में पैसे को रख रहे हैं तो उससे फिर क्या होगा, मार्केट में तो पैसा कम हो रहा है। और सरकार को एक पॉइंट समझना, अगर सरकार को नई करेंसी छापनी पड़ जाए ना तो वो सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम होती है, उसको सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है एक तरह से। मतलब पैसा ही नहीं है, जो पैसा, जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने 50 नोट मार्केट में उतारे और 50 में से 40 लोगों के घर के अंदर चले गए, वो बाहर ही नहीं आए, 10 ही बचे, सरकार परेशान। तो जब सरकार को नई करेंसी छापनी पड़े, दोबारा से सरकार को 50 नोट छापने पड़े, तो सरकार का खर्चा होता है उसके ऊपर। तो एक तो मार्केट में पहले ही पैसा नहीं है, ऊपर से सरकार को और खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। उसके बाद अब पढ़ते हैं मनी सर्कुलेशन, कि मनी सर्कुलेशन और मैनेजमेंट किस तरह से होता है। तो इसमें दो कंसेप्ट आएंगे, एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा आता है फिस्कल पॉलिसी। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहला वो मॉनेटरी पॉलिसी रहेगा, उसके बाद हम फिस्कल पॉलिसी को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे साथ के साथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी को करता है आरबीआई। इसमें जो आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई के पास एक यहाँ पर एक कमेटी रहती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू मनी सर्कुलेशन और मैनेजमेंट जो है वो आरबीआई करता है, और इसको कहा जाता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। पैसा नहीं कहेंगे, मनी नहीं कहेंगे ना, मनी आपको लिखनी है पेपर में, आपको लिखना है लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में कितना पैसा है, उसके लिए लिक्विडिटी जो है वो टर्म जो है फॉलो की जाती है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था या इसको कंस्टिट्यूट किया गया था 2016 में, और एक उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो इसको बनाया गया 2016 में। और इसमें एक पॉइंट और है कि ये जो कमेटी है वो स्टैट्यूटरी इन नेचर है, यानी कि ये आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसके अंडर जो है वो बनाई गई। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है जो है वो मेनली मार्केट में क्या करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी को बनाकर रखते हैं, लिक्विडिटी को प्रॉपर पूरा मैनेज करते हैं। इसमें कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो 6 मेंबर होते हैं टोटल, 3 जो है वो आरबीआई की साइड से होते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट की साइड से होते हैं। अगर हम बात करें इसके चेयरपर्सन की, तो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन जो है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइड में क्वेश्चन यहां से एक बार बन रखा है। मीटिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की साल में 4 बार होती है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो 2 बार 6 मंथ्स करके जो है वो 2 रिपोर्टें ये रिलीज करता है, और 4 बार जो है वो इनकी मीटिंग होती है। जब भी इनकी मीटिंग होती है तो ये कहा जाता है कि 4 मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंस होने चाहिए। एक क्वारम जो है वो आपका 4 मेंबर का यहाँ पर चाहिए होता है, और जितने भी जो डिसीजन रहते हैं ना वो वोट के थ्रू रहते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि 2-2 की रेशो में वोट इक्वल हो गए, तो उस केस में जो गवर्नर होता है यानी कि जो एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होता है, उसके पास जो है वो वोट कास्टिंग की पावर होती है। इसको कास्टिंग वोट भी कहते हैं। तो याद रखना, स्पीकर, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और आरबीआई का जो गवर्नर होता है, इनके पास जो है वो कास्टिंग वोट की पावर होती है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कास्टिंग वोट की पावर होती है, वोट कास्टिंग वाली है? नो सर। नहीं होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। देन उसके बाद अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2 तरह की होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी और दूसरा होता है एक्सपेंशनरी। जब हम बात करते हैं ना कॉन्ट्रैक्शनरी की, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, डिक्रीज मनी सप्लाई। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई को कम कर रहे हैं। तो ऐसे मेजर्स, जब आरबीआई कुछ ऐसे मेजर लेता है जिससे वो मार्केट में लिक्विडिटी को कम करता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शनरी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। इसको डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं,
और ये यूजुअली तब किया जाता है जब इन्फ्लेशन को जो है वो चेक करना हो, जब इन्फ्लेशन को कम करना हो या ज़्यादा करना हो, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, इसके रिगार्डिंग जब भी मेजर लिए जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद आती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशन से ही क्लियर होता है कि जब मार्केट में पैसा जाने दो, मार्केट में लिक्विडिटी जाने दो। अब किस तरह से जाएगी वो टूल्स हम पढ़ेंगे। तो एक्सपेंशनरी, जब मार्केट में पैसा जा रहा है, इसको एक तरह से ये फिर क्या करती है, इसको जो है वो चीप मनी पॉलिसी भी कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा इसको ये क्या करता है, चेक करता है रिसेशन को, कि मार्केट में कोई रिसेशन तो नहीं चल रहा, मार्केट में कोई क्राइसिस तो नहीं चल रही, मार्केट में पैसा है प्रॉपर या नहीं है। तो ये सभी जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर जो है वो देखा जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये, इसके कुछ टूल्स हैं इसके। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आरबीआई क्या कहेगा, सुबह देखेगा जाके यार पैसा नहीं है, चलो यार पैसा भेज दो, या बहुत पैसा हो गया भाई बैग भर के पैसा ले आओ, ऐसा नहीं होता। इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के टूल रहते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें, क्वालिटेटिव मैं आपको पहले समझा देता हूं क्योंकि सिर्फ इतना सा ही है समझने के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं है इसमें। क्वालिटेटिव का मतलब क्या हो गया कि जब आरबीआई क्या कर रहा है, किसी स्पेशल सेक्टर को कुछ स्पेशल फंड दे रहा है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया या अलाइड एक्टिविटीज हो गई। आपने काफी बार सुना होगा कि आरबीआई इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे रहा है। अब वो पैसा दे रहा है तो दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल। समझ आ गया क्वालिटेटिव टूल क्या होता है? यस सर। जब किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, जब किसी सेक्टर के लिए आरबीआई स्पेशली जो वो पैसा दे रहा है, आरबीआई किसी मान लो एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है या कोई एक स्टेट है, उसने कहा कि सर मुझे, वो आरबीआई के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो आरबीआई ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है ये तो स्टेट ने कहा कि सर पैसा नहीं है हमारे पास, हमें लोन चाहिए। तो आरबीआई ने कहा ठीक है भाई ले लो। तो जब आरबीआई उनको ऐसे स्पेशल पैसा दे रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, इसको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या करता है आरबीआई ना, रेगुलेट करता है जो मनी सप्लाई है उसको थ्रू वेरियस वेज, डिफरेंट डिफरेंट वेज रहते हैं जिसके थ्रू मार्केट में वो देखता है कि कब पैसा ज्यादा करना है, कब पैसा कम करना है। मार्केट में लिक्विडिटी को जब प्रॉपर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो क्वांटिटेटिव टूल के अंडर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है कैश रिजर्व रेशो, CRR। अब अपने पास ना 100 रुपए रख लो, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, और जिस तरीके से हम पढ़ेंगे ना आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में समझना। अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे 100 रुपीज पहले लिख लेना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करोगे ना उतना आंसर सही होगा, क्योंकि 4-5 तो क्वेश्चन आते हैं और वो 4-5 क्वेश्चन सही करने की अप्रोच भी ऐसे ही रहते हैं कुछ। CRR। अब मान लो आपके पास टोटल जो रुपीज है वो है 100। अब आरबीआई ने ये कहा, ठीक है, कि 100 का कुछ परसेंट आपको मेरे पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा। मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दूंगा, आरबीआई ने पहले बोल दिया, ठीक है। 2007 के बाद इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा सीआरआर में कैश रिजर्व रेशो, रिजर्व से याद रखना रिजर्व बैंक। तो आरबीआई ने कहा कि जो आपके पास टोटल डिपॉजिट आया है, ये किसको कह रहा है, बैंक्स को कह रहा है। आरबीआई ने कहा बैंक को, आपके पास जो टोटल डिपॉजिट आया है उसमें से मैंने डिसाइड करूंगा आपको कितना मेरे पास इन एज अ कैश रिजर्व रेशो में रखना है, सीआरआर की फॉर्म में रखना है। अब एक पॉइंट और समझो, एक तो गया रिजर्व आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा कैश ही होगा सिर्फ, और कुछ नहीं, ओनली कैश। टोटल पैसा कितना था 100। मान लो आरबीआई ने कह दिया कि आपको 20 रुपए जो है वो कैश की फॉर्म में जो है वो मेरे पास रखना है, तो अब बैंक के पास कितना बचा, 80 रुपए।
यहां तक समझ आ गया? अब ये तो होगी एक नॉर्मल कंडीशन। अब मान लो आरबीआई ने क्या कहा बैंक को कि आपको 100 रुपए में से 20 नहीं, आपको 30 रुपए रखना है। मतलब इंक्रीज कर दिया, 20 से 30 बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो मतलब सीआरआर इंक्रीज कर दी। अब जब सीआरआर इंक्रीज करी तो आपके पास पैसे कितने बचेंगे? 70। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर 70 रुपीज बचे तो मार्केट में लिक्विडिटी ऐड हुई या बाहर गई, कम हुई? कम हुई। तो जब भी सीआरआर इंक्रीज होगा तो मार्केट में पैसा कम होगा। जब भी सीआरआर इंक्रीज होगा तो मार्केट में पैसा कम होगा। पहली कंडीशन तो ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं यहीं पर ही। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में 20 रुपए था और 80 रुपए। अब आरबीआई ने बोला कि भाई 20 नहीं, आपको ना 10 ही रुपए रखने हैं। आपको 10 रुपए सीआरआर की फॉर्म में जो है वो मेरे पास रखने हैं, वो भी सिर्फ कैश। तो अब इनके पास बच गए 90 रुपए। तो जब सीआरआर को कम किया तो पैसा ज़्यादा बच गया। मतलब मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा रहेगा। अब ऐसा क्यों? मार्केट में पैसा रहने का मतलब क्या हुआ? हम तो ये कह रहे हैं कि बैंक के पास पैसा रह रहा है। बैंक के पास अगर पैसा रहेगा तो वो बैंक क्या करता है, उसको फर्दर बोलता है कि आगे जाने दो भाई, सर्कुलेट करो, लोन लेने के लिए स्पेशल ऑफर निकालो, ताकि लोग जो है वो लोन ले और लोगों के पास भी पैसा पहुंचे। क्लियर हो गया सीआरआर का मतलब? और सीआरआर अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका मनी के ऊपर, मार्केट में लिक्विडिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है? यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है एसएलआर। यही 100 रुपए, 20 रुपए तो चले गए कैश रिजर्व रेशो में। ठीक है। अब एक बात में ध्यान रखना कि वो 20 भूल जाओ, ठीक है, वो चले गए। अब यहां पर बचे 80 रुपए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट कोशिश करेंगे इसको बहुत इजी तरीके से समझने की। तो 20 रुपए तो यहां पर चले गए। अब हमारे पास बचे 80 रुपए। टोटल हमारे पास कितने थे? 100। एसएलआर में क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टोटल आपके पास डिपॉजिट है यानी कि 100, टोटल डिपॉजिट तो हमारे पास 100 है, ठीक है, 80 तो हमारे पास अभी बचा है, ठीक है, सीआरआर को देने के बाद टोटल जो हमारे पास है उसका कुछ परसेंट बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। बैंक उसको खर्च नहीं कर सकता। अब मान लो कि वो कितना था, वो भी था 20। अब कितना बचा बैंक के पास? टोटल में से बैंक के पास बचा 60। टोटल का कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करेगा बैंक अपने पास रखेंगे। अब ये जो बैंक 20 रुपये बैंक ने जो अपने पास रखे, ये कैश फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, गोल्ड में भी हो सकते हैं, और कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनको अपने पास 20 रुपीज रखने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 100। उसके बाद जो रेस्ट 60 बचे ना, इनसे पूरा लेन देन होगा। अब ऐसा क्यों? आरबीआई के पास कैश रिजर्व रेशो में 20 रुपए रखने की जरूरत क्या पड़ी? पैसा तो लोगों का। वो इसलिए, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है और बैंक से किसी पर्सन ने लोन लिया था, अमाउंट ही बैंक के पास मान लो 100 था टोटल, ठीक है, और किसी पर्सन ने बैंक से क्या किया, 50 रुपए का लोन ले लिया। अब बैंक के पास सिर्फ 10 रुपए बचे, और ये जो 50 रुपए का जिस पर्सन ने लोन लिया था ना, वो तो भाग गया, वो दिवालिया हो गया। उसने बोला मेरे पास पैसा है ही नहीं, और जो ये 50 रुपए थे ये चले गए एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए। अब मान लो उसके पास, उसके बाद क्या होता है, कोई पर्सन ए जिसने जो है वो बैंक में डिपॉजिट किए थे 30 रुपए, ये चल जाता है बैंक के पास और बैंक को बोलता है कि मुझे 25 रुपए निकालने हैं। अब बैंक के पास तो 10 रुपए बचे हैं टोटल, तो वो कहां से देगा?
उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है उसके पास कैश रिजर्व रेशो। वो आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई को बोलेगा कि सर आपने मेरे को इतने परसेंट अपने पास रखने को कहा था, मुझे उसका कुछ परसेंट दे दो थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी सी देर या थोड़ी से दिन के लिए, मैं आपको इन रिटर्न वापस कर दूंगा। और ये अभी हम नेक्स्ट आगे समझेंगे कैसे वो रिटर्न करेगा, क्या उसके ऊपर होगा। तो पहली तो ये होगी उसके पास एक ऑप्शन। दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है एसएलआर, जो उसके पास खुद के पास होता है 20 रुपए। वो क्या करेगा, 10 रुपए ये, 20 रुपए यहां से लेगा और 25 रुपए उसको जो वो दे देगा। इसलिए एसएलआर और सीआर रखे जाते हैं ताकि मुसीबत आने पर बैंक भी जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि बैंक जो है वो किसी का भी ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक पर्सन 50 रुपए लेकर अगर चला गया तो उसमें उस पर्सन की गलती नहीं थी जिसने 30 रुपए डिपॉजिट करके रखे थे। अब अगर मान लो मेरे आज 10 करोड़ रुपए बैंक में है, ठीक है, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर मेरे है, और कोई एक ऐसा पर्सन है जो, क्योंकि बैंक भी तो फर्दर आगे लोन प्रोवाइड करेगा उसी पैसे से, और मान लो बैंक भी क्या करता है 70 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर देता है किसी को। अब मुझे पैसा चाहिए, मैं इमीडिएटली कहता हूँ मुझे 90 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक कहाँ से देगा? बैंक ही वो सीआरआर एसआरआर के थ्रू ही मुझे पैसा देगा, क्योंकि वो मेरे पैसे एट द एंड बैंक को देने ही पड़ेंगे मुझे, बैंक मुझे मना नहीं कर सकता। तो इसलिए सीआरआर और एसएलआर को जो है वो रखा जाता है। क्लियर, समझ आ गया? अंकिता मैम क्लियर हुआ? यस सर। अभी लास्ट में पूछूंगा। उसका था बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, जिसपे आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। बैंक रेट जब आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो जो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, दैट इज बैंक रेट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। से मान लीजिए पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, ये गया आरबीआई के पास कि मुझे लोन चाहिए। आरबीआई ने पूछा कितना लोन चाहिए भाई, इसने कहा मुझे 100 रुपीज का लोन चाहिए। आरबीआई ने कहा कि 7% इंटरेस्ट, 7% बैंक रेट है, इसके ऊपर लोन मिलेगा। इसने कहा ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया, इसको 100 रुपए दे दिए। अब बैंक के पास, पीएनबी के पास ये 100 रुपए आए, वो आगे फर्दर क्या करेगा, वो आगे फर्दर जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहां से जो पैसा आया बैंक के पास, पीएनबी के पास, पीएनबी से वो चला गया कस्टमर के पास। तो मार्केट में पैसा आया, मार्केट में नॉर्मल कंडीशन में पैसा आ गया, ठीक है, ये समझ आया यहां तक? पहले बताओ। अब यहां पर एक कंडीशन चेंज करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, मान लो यही पीएनबी, पहले वाले में 7% था ना, याद रखना, 7%। यही पीएनबी ने क्या किया कि कहा कि मुझे 100 रुपए चाहिए। अब बैंक रेट, अब आरबीआई को पता था कि इसको जरूरत है, पीएनबी को जरूरत है, तो आरबीआई को भी पता है कि उसको भी पैसा कुछ कमाना है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, यही बैंक्स की इनकम होती है। जितना इंटरेस्ट रेट बैंक ले रहे हैं वही बैंक की इनकम होती है। तो आरबीआई की जो इनकम है ना वो इंटरेस्ट रेट है। तो आरबीआई को पता था पीएनबी को बहुत जरूरत है पैसे की। आरबीआई को पता था कि पीएनबी को पैसे की बहुत जरूरत है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो इसकी जो जरूरत है ना उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसको कहता है 7% नहीं, 10% पे इंटरेस्ट जो है वो 10% इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पीएनबी की जरूरत है, पर पीएनबी ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा है, नहीं चाहिए, मेरे पास जो है मैं उससे गुजारा कर लूंगा। अगर ये 7% होता तो पीएनबी लोन लेता या नहीं लेता? 7%
और 10% पे मान लो 10% बहुत ज्यादा है, नहीं लेगा। तो जब 10% पे, जब 7% था लोन ले लेता तो मार्केट में आ जाता लिक्विडिटी, तो मार्केट में पैसा आता। लेकिन जब उसने कहा, जब आरबीआई ने कहा 10%, तो पीएनबी ने मना कर दिया कि नहीं, तो मतलब मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। उससे मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में कम पैसा आएगा, कम लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। वहीं अगर बैंक रेट कम हो रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आएगी। तो मार्केट में पैसा भेजना है उसके लिए बैंक रेट को भी जो है फॉलो किया जाता है, या फिर मार्केट से पैसा निकालना है तब भी बैंक रेट को जो है एक बार चेक कर लिया जाता है। हालांकि मेन काम बैंक रेट का नहीं होता, जो मेन काम होता है वो रेपो रेट का होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि डायरेक्टली लिंक करते हैं। अब कैसे देखो ये समझते हैं। रेपो रेट बहुत कॉमन रहती है, ये न्यूज़, ये मतलब ये टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म लैंडिंग मेजर है। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से कोई पैसा लेता है, कोई भी कमर्शियल बैंक, ठीक है, जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है, यानी कि जैसे मान लीजिए पीएनबी आज ही रात को क्या करता है, आरबीआई को मैसेज करता है कि भाई सवेरे तक ना यार मुझे पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, तो आरबीआई एकदम से कहता है शॉर्ट टर्म में, हाँ हाँ, पीएनबी कहता है हाँ शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, बट लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा। तो जनरली आर रेपो रेट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, बैंक रेट से तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली में होता है ना ऐसा कि अगर किसी को पैसे देने हैं इमीडिएटली में, उसको बहुत ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है मतलब, ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा इमीडिएटली, तो इमीडिएटली में हम भी अपना प्रॉफिट सोचते हैं, वो कहते हैं कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, तो उसकी वो मजबूरी, उसको लेने ही पड़ेंगे। तो जब शॉर्ट टर्म में, ठीक है, आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा देता है उसको कहते हैं रेपो रेट। अब यहां पर ध्यान में रखना कि जब भी रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में जो पैसा है वो कम होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा। अगर रेपो रेट कम हो रहा है तो मार्केट में पैसा जो है वो ज्यादा रहेगा। इसको कहते हैं रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसा जो है वो आरबीआई किसको लैंड कर रहा है, कमर्शियल बैंक्स को। ये समझ आ गया। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। रेपो रेट में क्या था, कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है तो उस केस में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो प्रोवाइड किया जाता है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। अब होता क्या है यहां पे कि जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा, मान लो कोई बैंक है पीएनबी, आरबीआई ने पीएनबी को कहा कि मुझे ना 100 रुपए चाहिए, और मैं आपको एक नॉर्मल कंडीशन बताता हूं पहले, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। तो जो पहली कंडीशन आती है इंक्रीज वाली, इसमें क्या होता है, आरबीआई कहता है बैंक को कि मैं, आप मुझे 100 रुपए चाहिए, ठीक है, आपको मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा 6%। आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% का। ये हो गया कि जब क्या किया, 4 से जो है वो इंक्रीज कर दिया 6%। तो अब मुझे बताओ क्या पीएनबी आरबीआई को पैसे देगा या नहीं देगा। देगा सर, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रही है। अंकिता मैम आप बताओ क्या करेगा, देगा इंटरेस्ट रेट या नहीं देगा। देगा सर। क्यों, क्योंकि उसको अब 106 रुपए मिल रहे हैं, पहले उसको कितने मिल रहे थे 104 रुपए, अब उसको 106 रुपए मिलेंगे, तो मतलब मार्केट से पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ पारुल मैम। ज़्यादा। कैसे ज्यादा।
रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई ने कहा बैंक को कि मैं आपको 6% जो है वो इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है, आप मुझे 100 रुपए दे दो। मतलब मैं आपसे 100 रुपए ले रहा हूं, मैं आपको 106 रुपए दे दूंगा जब आपको चाहिए होंगे कभी, बट लेकिन अभी आप मुझे 100 रुपए दे दो। बैंक से, पीएनबी से 100 रुपए आरबीआई के पास चले गए, मार्केट में पैसा कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम। कम। तो जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट में पैसा कम होता है। वहीं इसका उल्टा अगर हम बात करें, 4% था, 4% से जो है वो 2% पर पहुंच गया। आरबीआई ने कहा कि मैं आपको 2% पर जो हूं वो क्या करूंगा, आपको जो है पैसे वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। तो क्या पीएनबी देगा? फिर क्या, अगर 2% मिल रहा है, 100 रुपए या 102 रुपए मिल रहा है, तो क्या पीएनबी पैसे देगा आरबीआई को? यस और नो? नो सर। नॉर्मल तो 4% था, क्योंकि उसने उससे कम कर दिया, तो कहा नहीं। तो आर पीएनबी बोलेगा नहीं सर, ये तो बहुत कम है, मेरे कस्टमर है, मेरे पास वो पर्सन आया, उसको उसको पैसे चाहिए बहुत ज़रूरी, तो वो नहीं देगा। तो मतलब मार्केट में पैसा जो है वो इंक्रीज होगा। तो जब डिक्रीज होता है रिवर्स रेपो रेट तो मार्केट में पैसा रहता है, और इंक्रीज अगर हम बात करें तो मार्केट से पैसा कम होता है। देन उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये भी एक तरह से मॉनेटरी पॉलिसी टूल ही है। इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको सेल और परचेज करता है, या तो बेचता है या खरीदता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये आरबीआई के पास पड़ी है और इसका प्राइस है 100 रुपये। आरबीआई को लगा कि मार्केट में पैसा कम है। अब उसके पास वैसे तो टूल, ये मॉनेटरी, ये रिवर्स रेपो रेट रहते हैं, बट उसने कहा कि नहीं यार, इसको फॉलो नहीं करना, मुझे ये बेचनी है, क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये एसेट मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे इसको बेचना है। तो जब आरबीआई इसको सेल करेगा, अब मान लो खरीदने के लिए जा रहे हैं पारुल मैम, और पारुल मैम के पास है 1000 रुपए, मतलब इनका बहुत पैसा है। अब आरबीआई को यह पता है कि मार्केट में बहुत पैसा है और मेरे पास एक ऐसा एसेट है जिसको मुझे बेचना है। तो आरबीआई क्या करेगा, इसका प्राइस रख देगा, और बाहर से जितने भी जो आपके प्लेयर्स होंगे, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले, उन सबको इनवाइट करेगा ऑक्शन में कि आओ, ये पब्लिक एसेट है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। तो जो इसको खरीदेगा वो आरबीआई को पैसा देगा। तो मार्केट में पैसा कम होगा या ज्यादा होगा अगर आरबीआई किसी एसेट को सेल कर रहा है? कम होगा। तो पारुल मैम के पास सिर्फ 900 रुपए बच गए, तो मतलब कम हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन में चलते हैं कि कोई बिल्डिंग है, अगेन दोबारा बिल्डिंग पे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये एक प्राइवेट ऑनर के पास है या गवर्नमेंट के पास, दोनों में से किसी एक के पास में मान लो। अब आरबीआई को लगता है कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे पास पैसा है, लेकिन मार्केट में तो सिर्फ 500 रुपए ही है, मार्केट में पैसा कम है। तो आरबीआई क्या करेगा, इसको खरीद लेगा। जब आरबीआई इसको खरीदेगा तो यहां से पैसा चला गया मार्केट में, क्योंकि जिस पर्सन ने इसको खरीदा, जैसे मान लीजिए पारुल मैम ने इसको खरीदा और उन्होंने इसको खरीदा 500 रुपए में, ठीक है, सॉरी, इसको पारुल मैम ने बेचा, मान लो उनके पास है, ठीक है, ये बिल्डिंग, और उन्होंने इसको बेचा 500 रुपए में, तो उनके पास आरबीआई ने उनको क्या दे दिया, 500 रुपए दे दिया। अब इनके पास जो 500 रुपए आए, इन्होंने कहा कि मैं उससे एक होटल बनाऊंगी, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई, मार्केट में पैसा आ गया।
तो जब परचेज कर रहा है आरबीआई तो उस केस में मार्केट में पैसा आता है, और जब आरबीआई सेल करता है तो वो मार्केट से पैसा उठाता है। क्लियर, समझ आ गया? अब उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये कुछ भी नहीं होता, बहुत कॉमन है। हमने एक सबसे पहले कंडीशन पढ़ी थी ना कि पीएनबी को बहुत जरूरत आ गई पैसे की, तो जब भी ओवरनाइट बोरिंग करनी होती है, ओवरनाइट पैसा चाहिए किसी भी बैंक को ओवरनाइट फंड चाहिए आरबीआई से, तो उस केस में फिर आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट लगाता है दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और इसको लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन कहा जाता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब आरबीआई से एकदम से पैसा लेना ही पड़ेगा। और एक पॉइंट याद रखना, जब भी एकदम से पैसा लेना होता है तो हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो वो रेपो रेट से ज़्यादा होता है, हमेशा वो रेपो रेट से ज़्यादा ही रहेगा। नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे ज़्यादा ही जो है वो रहता है। देन उसके बाद आता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने कहा अब आरबीआई का काम सिर्फ एक डायरेक्शन है आरबीआई की, बाकी सब हम सिर्फ बैंक पर छोड़ देते हैं। मान लो 100 रुपए बैंक के पास आ गए, अब बैंक भी लोन प्रोवाइड करेगा, और बैंक अगर किसी को लोन प्रोवाइड करेगा तो वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट रहेंगे। अब कोई बैंक देखो ऐसा कहता है कि ये 4% इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे देंगे, कोई बोलता है 5%, कोई बोलता है 6%, कोई बोलता है 7%, ऐसा चलता है। अब एक फेयर प्राइस बनाने के लिए आरबीआई क्या कहता है यहाँ पे MCLR के अंडर कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा, इससे नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, जिसको करना है इससे ऊपर ही प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए 3%, तो ये क्लियरली बोल दिया कि 3% से नीचे कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चाहे वो कितना ही स्पेशल क्यों नहीं है, 3% मिनिमम है, इतना तो पे करना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं MCLR। क्लियर हो गया? देन उसके बाद बात करते हैं आरबीआई के बारे में। लास्ट टॉपिक रहेगा आरबीआई, फिर उसके बाद क्लास खत्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया है 1 अप्रैल 1935 को एज अ फेडरल बैंक, और ये बना है आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। जब ये बनाया गया था तो ये फेडरल बैंक था, क्योंकि उस टाइम पे कंसेप्ट ही ऑल इंडिया फेडरेशन का था। ये बनाया है एक कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट किया गया। आज भी अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन जब यह बनाया गया था तो इसका हेडक्वार्टर जो वो कलकत्ता में था। नेशनलाइज किया गया 1949 में। फर्स्ट गवर्नर की अगर हम बात करें तो सर ऑसबोर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो है CD देशमुख आरबीआई के, और प्रेजेंट अगर हम बात करें तो दैट इज संजय मल्होत्रा। अब उसके बाद बात करते हैं फिर आरबीआई के फंक्शन क्या क्या होते हैं, आरबीआई क्या क्या करता है। तो सबसे पहले तो मॉनेटरी मेजर्स, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में अभी हमने पढ़े। उसके बाद करेंसी, ठीक है, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एक्सेप्ट ₹1। 1 रुपये का जो नोट होता है उसको यहाँ पर छोड़ दो, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में होता है, लेकिन बाकी जो भी करेंसी रहती है प्रॉपर वो आरबीआई उसको देखता है। आरबीआई बैंकर होता है गवर्नमेंट का और बैंक्स का, यानी कि सरकार को अगर पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाता है, बैंक्स को अगर पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। एक ऑप्शन उनके पास आरबीआई भी रहता है। उसका मैनेजर होता है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनके, अगर हम भी बात करें फॉरेन आपके फॉरेक्स रिजर्व हो गए, जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास है उनको कौन देख रहा है? आरबीआई देख रहा है। आरबीआई बोलता है ना कि इतना सोना हमारे पास पड़ा है फॉरेन रिजर्व का, इतना डॉलर हमारे पास पड़ा है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको भी आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई जब वो रेगुलेटर और सुपरवाइजर होता है फाइनेंशियल सिस्टम का। आरबीआई जो है वो डेवलपमेंट रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, जैसे कि वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता है।
जैसे आरबीआई कोई फंड जो है वो दे रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, आरबीआई को फंड हॉर्टिकल्चर के लिए दे रहा है, तो ये जो फंडिंग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है इससे डेवलपमेंट भी प्रमोट होती है। प्लस आरबीआई डाटा भी प्रिपेयर करता है और रिपोर्ट्स भी निकालता है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये दोनों एग्जाम में पूछ रखे हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है। याद रखना, तो इसको कौन रिलीज करता है, आरबीआई। ये आरबीआई के जो है वो कोर फंक्शंस होते हैं। क्लियर यहां तक सारा समझ आ गया? तो इतना था आज के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, हम पढ़ेंगे टैक्सेशन के बारे में, हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, और हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कितनी तरह की होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस क्या है, ये सब हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारी इकॉनमी खत्म।